Hello everyone. So today we are going to start from the subject of Indian economy, and in that our first topic is unemployment. So today we are going to start from the topic unemployment. So now what is unemployment? So unemployment, it refers to the condition of involuntary idleness. That is the situation or the time period in which an individual is able or available for work and is also willing to work but is not able to find work for which he is getting paid. So अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक इंसान फ्री बैठा है, आइडल बैठा है और वो इनवॉलंटरी है, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं, बट उसको कोई जॉब मिल नहीं रही इसलिए वो फ्री बैठा है. So it is the situation in which an individual is available for work. वो काम करने के लिए अवेलेबल है और काम करना भी चाहता है, is also willing to work, but is not able to find the work. उसको काम मिल नहीं रहा. वो काम करने के लिए अवेलेबल है, कैपेबल है काम के लिए, काम करना भी चाहता है, बट उसे काम मिल नहीं रहा है. So that is known as unemployment. Now there are some basic terms related to unemployment. So इनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग. The first one is labor force. तो labor force क्या है? The people between the age of 15 to 64 years who are either employed or actively looking for employment. तो labor force क्या है? ऐसे लोग जिनकी एज 15 से 64 साल तक की है, सो बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 64 ईयर्स, और वो लोग या तो काम कर रहे हैं, दे आर आइदर एम्प्लॉयड, या फिर वो एक्टिवली काम को ढूंढ रहे हैं. सो लेबर फोर्स क्या है? ऐसे लोग जो 15 से 64 साल के बीच की जिनकी एज है और वो लोग या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं. तो लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं. वाइल जो सेकंड टर्म है वर्क फोर्स, उसमें क्या है कि द पीपल हु आर एम्प्लॉयड. तो 15 से 64 ईयर्स के बीच वाले जो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स जो है एक बड़ी टर्म है. लेबर फोर्स एक बड़ी टर्म है जिसमें एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर वर्क दोनों आते हैं. सो दैट इज जो बड़ा सर्कल है, दिस इज लेबर फोर्स. बट इसका वो पार्ट जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, तो लेबर फोर्स का वो पार्ट जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, मतलब जो काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं वर्क फोर्स. तो दिस इज द वर्क फोर्स. तो वर्क फोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स एक बड़ी टर्म है जिसके बीच में वर्क फोर्स आती है, दैट इज जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस लेबर फोर्स में वो लोग भी आते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं और उनकी एज होनी चाहिए बिटवीन 15 टू 64 ईयर्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. नाउ द थर्ड टर्म इज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स. तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ऐसे ही है जैसे इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि लेबर फोर्स टोटल जो ये सर्कल है उसमें से माइनस कर देनी है वर्क फोर्स. तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स. द नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? इट इज लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100. तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, बिकॉज लेबर फोर्स इज अ बिगर टर्म, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वर्क फोर्स आती है. तो लेबर फोर्स में से हम लोग वर्क फोर्स को माइनस कर रहे हैं और नीचे हम लोग लेबर फोर्स रख रहे हैं जो कि एक बड़ी टर्म है. तो अगर आपको एल एफ एंड डब्ल्यू एफ में कंफ्यूजन हो रही है कि पहले कौन सा आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि लेबर फोर्स जो है वो एक बड़ी टर्म है, वाइडर टर्म है, तो वो नीचे आएगी और बड़ी चीज में से ही छोटी चीज माइनस करते हैं. तो इसलिए लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100 गिव्स अस द एम्प्लॉयमेंट रेट. The next term is employment elasticity. So what is employment elasticity? It measures the percentage change in employment induced by change in GDP. So it is the change in employment for every 1% change in GDP. तो employment elasticity क्या है कि जितना चेंज जीडीपी में हो रहा है उसके
relatively employment rate में कितना change हो रहा है, that is employment elasticity. So it is the percentage change in employment rate divided by the change in GDP. So this is the employment elasticity. तो employment elasticity क्या है? The percentage change in employment induced by change in GDP. तो GDP बढ़ने से या कम होने से employment कितनी बढ़ी या कम हुई, that gives us the employment elasticity. तो इसका significance क्या है कि it captures the responsiveness of labor market to changes in macroeconomic conditions. तो macroeconomic conditions जो एक country की है, तो उसका हमने measure लिया GDP यहाँ पे, और उसके change होने के साथ साथ जो labor market है वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. तो ये इसका सिग्निफिकेंस है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का, कि जीडीपी बढ़ने या कम होने से एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जो लेबर मार्केट है, उसने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जीडीपी को. तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. नाउ ये कुछ डाटा है हमारे पास कि ऑल दो इंडिया हैज चीपर एंड मोर अबंडेंट लेबर, स्टिल मैनी आर अनएम्प्लॉयड. तो अकॉर्डिंग टू CMIE डाटा, that is Center for Monitoring Indian Economy. तो उसके डाटा के अकॉर्डिंगली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वाज 7.8% इन सितंबर 2024. तो रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंगली सितंबर 2024 में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 7.8 था अकॉर्डिंग टू CMIE डाटा, वाइल अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ NSSO unemployment rate was 3.2% between July 2023 to June 2024. तो ये एक साल का जो डाटा है, NSSO के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3.2% था बिटवीन जुलाई 2023 टू जून 2024. वाइल जो CMIE का डाटा है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हर महीने का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सितंबर 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज 7.8%. तो देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू डाटा, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा का डिफरेंस है. तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मेंशन करते हो कहीं पे, तो सोर्स को ज़रूर मेंशन करना है. ओके, so now we are going to discuss about the methods of measurement of unemployment in India. तो जो unemployment की measurement है वो by MOSPI होती है, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, and NSSO उसके अंडर आता है. तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस. तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या है कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इफ ही इज एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. तो अगर एक पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड ही बोलेंगे. सो इट इंडिकेट्स द क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. अगर यूपीएस दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जो है वो ये दिखा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो दैट इंडिकेट्स द क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इफ ही इज एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. और अगर यूपीएस जो है वो कम आ रहा है, मतलब इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. So this is the first method, that is usual principal status. The second one is usual principal subsidiary status. So it is an extension of UPS, that is usual principal status, and it considers 30 days as the criterion to give subsidiary status. यहाँ पे हम लोगों ने जनरली बोल दिया कि लॉन्ग टर्म बेसिस का टाइम पीरियड हमने लिया, बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो क्या है, दैट इज 30 डेज, मतलब एक महीने का टाइम हमने ले लिया. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि पर्सन जो है वो कहीं पे एम्प्लॉयड है या नहीं है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूपीएस एंड यूपीएसएस. तो उसमें जो टाइम पीरियड था वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया है, लॉन्ग टर्म पीरियड में जनरली उन्होंने ओवरऑल बोला है. वाइल यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस में टाइम दिया गया है एक महीने का, दैट इज 1 मंथ टाइम. तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, या हम लोग नहीं मतलब मॉस्पी या एनएसएसओ डिसाइड करेगा कि कोई पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, क्या स्टेटस उसको मिलेगा. देन द नेक्स्ट वन इज करंट वीकली स्टेटस. तो करंट वीकली स्टेटस में क्या है कि अ पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉयड इफ ही हैज वर्कड फॉर 1 आवर और मोर ऑन
1 or more days during the reference period of preceding 7 days। तो सर्वे से 7 दिन पहले के टाइम पीरियड में अगर एक पर्सन ने एक घंटा और ज़्यादा काम किया है एक या ज़्यादा दिन में, मतलब 7 दिन का एक हफ्ते का टाइम पीरियड हमने लिया, तो उन 7 दिनों में अगर किसी पर्सन ने 1 घंटा या उससे ज़्यादा काम किया है एक या एक से ज़्यादा दिनों के लिए, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे। सो दिस इज करंट वीकली स्टेटस, दैट इज if a person has worked for 1 hour or more on 1 or more days during the reference period of preceding 7 days, so then that person is called employed. This is according to current weekly status. And the last one is current daily status. A person who works for 1 hour but less than 4 hours, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा काम किया है बट 4 घंटे से कम का काम किया है, तो देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव वर्कड फॉर हाफ अ डे, तो उसको हम लोग हाफ डे एम्प्लॉयड बोलेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा काम किया है बट 4 घंटे से कम काम किया है, तो वो पर्सन जो है वो ही इज एम्प्लॉयड फॉर हाफ अ डे। एंड इफ ही वर्क्स फॉर 4 hours और मोर, तो 4 घंटे या उससे ज़्यादा अगर काम किया है ड्यूरिंग द डे, तो उस पर्सन को हम लोग फुल डे एम्प्लॉयड बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू करंट डेली स्टेटस, अगर एक पर्सन जो है वो एक दिन में 1 घंटा 1 घंटा या उससे ज़्यादा काम करता है बट 4 घंटे से कम करना चाहिए, तो मतलब 1 से 4 घंटे के बीच में अगर वो काम करता है, तो देन दैट पर्सन इज रेफर्ड एज एम्प्लॉयड फॉर हाफ अ डे। और अगर वो पर्सन एक दिन में 4 घंटे या उससे ज़्यादा काम करता है, तो देन दैट पर्सन इज नोन एज एम्प्लॉयड फॉर फुल डे। तो दिस मेथड इज मोर इंक्लूसिव एज इट कवर्स ओपन एज वेल एज पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो मेथड है, जो इसको सजेस्ट किया जा रहा है कि ये मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये मेथड जो है ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, बिकॉज इसमें क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का सीन भी आ रहा है और पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट का सीन भी आ रहा है, बिकॉज इसमें हाफ डे और फुल डे दोनों को डिफाइन किया गया है। तो दीज 4 methods, they were the methods for measuring the unemployment in India. So these were the usual principal status, the usual principal subsidiary status, दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में लॉन्ग टर्म पीरियड लिया गया है, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस में 30 दिनों का टाइम लिया गया है, करंट वीकली स्टेटस में 7 दिनों का टाइम लिया गया है, और करंट डेली स्टेटस में डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन फुली एम्प्लॉयड है और हाफ डे एम्प्लॉयड है। So these were the methods for measurement of unemployment in India.